वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में आज चैप्टर 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ कराए जाएंगे। आज ये इसका तीसरा पार्ट है। पहले 2 पार्ट कराए जा चुके हैं, उसमें हम 41 क्वेश्चन तक करा चुके हैं। तो अब हम 42 क्वेश्चन से इस वीडियो में, इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंटरफेरेंस इन इंटरफेरेंस इंटेंसिटी ऑफ 2 इंटरफेरिंग वेव्स आर 3i and 2i. Then what will be intensity of resultant wave in constructive interference? यानी व्यतिकरण में 2 तरंगों, व्यतिकारी तरंगों की तीव्रताएं 3i तथा 2i हैं। समपोषी व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता क्या होगी? तो यहाँ पर तीव्रताएं इंटेंसिटी दी हुई हैं, i1 और i2 इनकी वैल्यू दी हुई है। i1 हमारा 3i है और i2 2i है। और जो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है यानी समपोषी व्यतिकरण, उसके लिए I मैक्स इक्वल टू √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। तो ये I मैक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ i1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर। इससे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ i प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ i इसका होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये 3i को बाहर ले लेंगे, तो ये हमारा i बाहर निकल गया। क्योंकि रूट i है तो इसलिए हम बाहर लेंगे, तो i हो गया 3 हो गया इसका √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2। और जब इसको सॉल्व करेंगे 5 प्लस 2 √6 इंटू i। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से सॉल्व करने पर I मैक्स की वैल्यू आ गई, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी समपोषी व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता I मैक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ i1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और जब इसमें i1 की वैल्यू हम 3i और i2 की वैल्यू 2i रखते हैं, तो ये आ गया 5 प्लस 2 √6 इंटू i। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है। इसमें 2 मिसिंग था तो हमने 2 लगा दिया है यहाँ। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो इसमें 5 प्लस 2 √6 इंटू i, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यही पूछा गया है, यानी इंटरफेरेंस इफ इंटेंसिटी ऑफ 2 इंटरफेरिंग वेव्स आर 3i and 2i, then what will be intensity of resultant wave in destructive interference? यानी व्यतिकरण में 2 व्यतिकारी तरंगों की तीव्रताएं 3i और 2i हैं, तो विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगी? तो इसका सलूशन इस प्रकार करेंगे। चाहे हम जैसा पहले लगाया था हमने, I मैक्स स्क्वायर रूट ऑफ i1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर होता है। तो I मिनिमम क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ i1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर। उस फार्मूले से लगा सकते हैं, या मोस्ट जनरल फार्मूला जो हमारा होता है I इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 √i1 √i2 cos फाई हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए -1 रखेंगे। तो इस तरह से -1 रखने पर ये हमारा निगेटिव हो गया। तो i1 प्लस i2 प्लस 2 √i1 i2 इंटू -1, या i1 प्लस i2 माइनस 2 √i1 इंटू √i2। इसकी वैल्यू रख देंगे। i1 3i और i2 2i माइनस 2i1 कितना हो गया? √i1 √3i और i2 कितना हो गया? इसका √2i। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम i कॉमन ले लेंगे। तो ये 3 प्लस 2 5 हो गया, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, और ये i हमारा बाहर है। तो इस तरह से ये आंसर है। तो ये डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन 5 माइनस √2 इंटू √6 इंटू i। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स इज 1 mm which is represented by small d, and distance of slit from screen is 1 meter. This distance is represented by capital D. Then calculate fringe width W. यानी यंग के प्रयोग में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयुक्त किया गया है। यदि 2 स्लिटों के मध्य दूरी 1 mm है और स्क्रीन से स्लिटों के मध्य दूरी
स्क्रीन से स्लिट की दूरी 1 मीटर है, तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? फ्रिंज चौड़ाई के लिए हमें इंटरफेरेंस के केस में फ्रिंज विड्थ W इक्वल टू कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल d। कैपिटल D स्लिट से स्क्रीन की दूरी है, तो स्लिट से स्क्रीन की दूरी कितनी है? 1 मीटर। और स्मॉल d स्लिटों के बीच की दूरी यानी दो स्लिटों के मध्य दूरी कितनी है? 1 mm। तो 1 mm को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻³ मीटर। तो d हमारा 1 mm या 10⁻³ मीटर। एंड लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, यानी प्रकाश जो प्रयुक्त प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य है लैम्डा इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी 5000 इंटू 10⁻10 मीटर। तो एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर होता है। तो इसको हम अपने फार्मूले में W के फार्मूले में रखेंगे, तो 5000 इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻10 और लैम्डा की वैल्यू रख दिया हमने, D की वैल्यू कैपिटल D 1 मीटर और स्मॉल d 10⁻³ मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमारा ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻³ हो गया और यहां से भी 10⁻³ मिल गया, 5 इंटू 10⁻6 हो गया और फिर यहां 10⁻10 ये और सॉल्व करेंगे 5 इंटू 10⁻4 मीटर। इसको mm में बदलेंगे, 5 इंटू 10⁻1 mm या 0.5 mm। तो इस तरह से ये 0.5 mm आंसर आ गया। तो हम यहां पर 0.5 mm आंसर C, तो C ऑप्शन सही है। तो इसमें हम देख लेंगे W इक्वल टू D लैम्डा अपान स्मॉल d, ये फ्रिंज विड्थ का फार्मूला होता है। कैपिटल D 1 मीटर स्लिट से स्क्रीन की दूरी, स्मॉल d हमारी ये है स्लिटों के मध्य दूरी, जो हम दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत यूज कर रहे हैं उनके मध्य की दूरी 1 mm है, 10⁻³ मीटर। लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 इंटू 10⁻10 ये वैल्यूज रखी जाएंगी। कैपिटल D 1 मीटर, लैम्डा 5000 इंटू 10⁻10 मीटर और D 10⁻³ मीटर। तो हम सब एक यूनिट में ही रखेंगे, तभी हमारा W करेक्ट आएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 10⁻³ ऊपर गया, 10⁻³ हो गया और यहां से 10⁻³ तो दोनों मिलाकर 10⁻6 हो गए और 10⁻10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 mm आ गया। आंसर C इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज 1 mm एंड डिस्टेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम स्क्रीन इज 1 मीटर, देन कैलकुलेट एंगुलर विड्थ थीटा ऑफ फ्रिंज। तो यहां पर एंगुलर विड्थ कैलकुलेट करना है, रेस्ट क्वेश्चन इज सेम। तो यंग के प्रयोग में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है। यदि दो स्लिटों के मध्य दूरी 1 mm है तो स्लिट तथा स्लिट की स्क्रीन से दूरी 1 मीटर है, तो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई एंगुलर विड्थ क्या होगी? एंगुलर विड्थ थीटा का फार्मूला हमें मालूम है, थीटा इक्वल टू लैम्डा अपान स्मॉल d। इस फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 इंटू 10⁻10 मीटर, d 1 mm 10⁻³ मीटर और यहां पर वैल्यूज रखी जाएगी 5000 इंटू 10⁻10 मीटर और स्मॉल d 10⁻³ मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 इंटू ये 3 ऊपर गया तो यहां से पावर 3 माइनस होगी और यहां भी 10⁻³ है तो ये भी पावर माइनस होगी, बिल्कुल सेम पैटर्न पर। तो इस तरह से 10⁻6 इस 3 पावर को हम इसमें एब्जॉर्ब करेंगे, तो इस तरह से 10⁻6 हो गया और 10⁻10 पहले से है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 10⁻4 आंसर सेम आ रहा है, यहां पर रेडियन होगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया 5 इंटू 10⁻4 रेडियन। और यहां टाइपिंग मिस्टेक के कारण ऑप्शन ए रॉन्ग प्रिंट हो गया। ये 5 इंटू 10⁻4 रेडियन ये करेक्ट आंसर है और यहां पर हम ऑप्शन ए टिक करेंगे 5 इंटू 10⁻4 रेडियन। इसका ध्यान रखेंगे, थीटा का जो मात्रक है, यूनिट है, वो रेडियन आएगा, मीटर नहीं लिख देंगे। इन फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन I0b इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, I0b इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा और प्रिंसिपल मैक्सिमा, देन इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा विल बी। फ्रॉनहोफर के एकल स्लिट विवर्तन में मुख्य उच्चिष्ठ की तीव्रता I0 है, तो प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ठ की तीव्रता क्या होगी, यानी फर्स्ट सेकेंडरी
मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होती है वो 22 गुना घट जाती है। तो इस तरह से बी ऑप्शन हमारा सही है। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी आएगी I0/22, तो I0/22 फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी हो गई, और जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी I0 है। ये I0/22 करेक्ट ऑप्शन है। In Fraunhofer single slit diffraction, I0b intensity of central maxima, then intensity of second secondary maxima will be। तो यहां पर सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी पूछी जा रही है। तो फ्राउनहोफर एकल स्लिट विवर्तन में मुख्य उच्चिष्ट की तीव्रता I0 है। तो द्वितीयक उच्चिष्ट, अब तो हम जानते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा के अलावा जो भी फ्रिंजेस बनती हैं या बैंड्स बनते हैं वो सब सेकेंडरी मैक्सिमा के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा या सेकेंडरी मिनिमा। इस तरह से सेकेंडरी शब्द उसमें जुड़ा होता है। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी थी वो I0/22 है, और जो सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा है यानी द्वितीयक उच्चिष्ट, इसकी जो तीव्रता होती है वो 62 गुना घट जाती है पहले की। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो गया, I0/62। ये करेक्ट ऑप्शन है। ये इंटेंसिटी ऑफ सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा यानी द्वितीयक उच्चिष्ट की तीव्रता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, इन डिफ्रैक्शन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 इज यूज्ड, width of slit is 1 mm and distance of slit from screen is 1 meter, then calculate width of central maxima W0। यानी विवर्तन में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग किया गया है। यदि स्लिट की चौड़ाई 1 mm है, जिसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लिट की स्क्रीन से दूरी 1 मीटर है जिसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुख्य उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होगी? तो मुख्य उच्चिष्ट की चौड़ाई W0 ये 2 टाइम्स होती है, 2d लैम्डा अपान स्मॉल d। तो कैपिटल D हमारा 1 मीटर है, स्मॉल d स्लिट की चौड़ाई 1 mm यानी 10⁻³ मीटर, और लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 इंटू 10⁻10 मीटर, इसको हमने मीटर में बदल लिया। तो इस तरह से सारी वैल्यूज रखेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 2 इंटू 1 इंटू 5000 इंटू 10⁻10 मीटर, लैम्डा की वैल्यू हो गई, और स्मॉल d 10⁻³ तो उसी तरह से सॉल्व करेंगे 2 इंटू 5 इंटू यहाँ से 10⁻³ 30, और यहाँ से 10⁻³ 10⁻³ में बदल गया, तो इस तरह से 10⁻6 इंटू 10⁻10। तो ये इटसेल्फ 10 हो गया, 10 इंटू 10⁻4 मीटर आ गया, यानी 10⁻³ मीटर या 1 mm के बराबर होता है। तो इस तरह से ये जो हमारी सेंट्रल मैक्सिमा है इसकी चौड़ाई, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा 1 mm, ये डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट, इन डिफ्रैक्शन लाइट ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड, विड्थ ऑफ स्लिट is 1 mm and distance of slit from screen is 1 meter, then calculate width of secondary maxima W। यहां पर सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ कैलकुलेट की जा रही है। तो सारे सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा सबकी चौड़ाई सेम होती है। विवर्तन में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रयोग किया गया है प्रकाश का। यदि स्लिट की चौड़ाई 1 mm है और स्लिट की स्क्रीन से दूरी 1 मीटर है, तो द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होगी? द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई, इसको हम W से लिखते हैं, d लैम्डा अपान स्मॉल d। सारे पैरामीटर्स वही यूज किए गए हैं, तो कैलकुलेशन हमारा रिजल्ट वही आएगा जो W0 का आधा आएगा। तो इसको चाहे सॉल्व कर लें फिर से, या हम W0 का आधा सीधे लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर वैल्यू रखना चाहें तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो W0 का आधा यानी वहां 1 mm आया था, यहां हाफ mm 0.05 mm आएगा। आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50, पैरामीटर सेम है इसमें भी। इन डिफ्रैक्शन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 इज यूज्ड, विड्थ ऑफ स्लिट इज 1 mm एंड डिस्टेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम 1 मीटर फ्रॉम स्क्रीन इज 1 मीटर, देन कैलकुलेट एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा θ0। एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा इज टू बी कैलकुलेटेड। तो इस तरह से सारे पैरामीटर्स वही हैं। मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई θ0 क्या होगी?
ये इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। तो मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई थीटा 0 इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो हम इसमें लैम्डा की वैल्यू रखेंगे 5000 एंगस्ट्रॉम या 5000 इंटू 10⁻10 मीटर, या स्मॉल डी हम लिखेंगे 10⁻³ मीटर। 1 mm को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। कैपिटल डी की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ फार्मूले में कैपिटल डी है ही नहीं। तो 2 इंटू लैम्डा कितना है 5000 इंटू 10⁻10 और डी की वैल्यू 10⁻³ जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये 10⁻³ रेडियन आ गया। तो यहां पर हमारा 10⁻³ रेडियन आंसर आ गया। तो जब भी W निकालेंगे उसका यूनिट हम मीटर में लिखेंगे चौड़ाई, और जब एंगुलर विड्थ निकालेंगे तो वो रेडियन में आएगा, डिग्रीज में नहीं आएगा। तो ये हमें हमेशा आंसर रेडियन में ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, पोलराइड्स आर मेड ऑफ, यानी पोलराइड बनता है। पोलराइड्स आर मेड, ऑप्शन 1 क्वार्ट्ज क्रिस्टल, यानी क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। ऑप्शन 2 टूरमैलिन क्रिस्टल। ऑप्शन 3 हर्पेथाइट क्रिस्टल एंड नाइट्रोसेलुलोज। तो इस तरह से ये जो हमारा पोलराइड बनता है, लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। पोलराइड केवल हर्पेथाइट एंड नाइट्रोसेलुलोज इनकी मदद से बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो पोलराइड, हर्पेथाइट क्रिस्टल, नाइट्रोसेलुलोज इन दोनों की मदद से बनाया जाता है। हर्पेथाइट को हम कहते हैं आइडोसल्फेट ऑफ क्विनीन। हर्पेथाइट इज कॉल्ड आइडोसल्फेट ऑफ क्विनीन। और इसके जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं हर्पेथाइट के, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल को हम नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली सी फिल्म पर या जो सीट आती है उस पर हम इन क्रिस्टल्स को, जो हर्पेथाइट के क्रिस्टल होते हैं इनकी बहुत बारीक बारीक क्रिस्टल हम इस नाइट्रोसेलुलोज की जो सीट है या पतली फिल्म है इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो नाइट्रोसेलुलोज की सीट पर हर्पेथाइट क्रिस्टल को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और फिर इस पूरे जो अरेंजमेंट मिला हमें नाइट्रोसेलुलोज प्लस हर्पेथाइट, इसको हम 2 ग्लास प्लेटों के बीच में रख देते हैं। तो ये हमारा पोलराइड कहलाता है। तो इस तरह से पोलराइड में हर्पेथाइट और नाइट्रोसेलुलोज दोनों यूज होते हैं। नाइट्रोसेलुलोज की फिल्म यूज होती है, हर्पेथाइट के बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल। हर्पेथाइट को आइडोसल्फेट ऑफ क्विनीन कहते हैं। क्वेश्चन 52, व्हाट आर कॉल्ड 2 रेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डबल रिफ्रैक्शन, यानी द्विअपवर्तन से प्राप्त 2 किरणें कहलाती हैं। तो डबल रिफ्रैक्शन से हम जानते हैं 1 किरण इंटर करती है क्रिस्टल में, और डबल रिफ्रैक्शन के बाद 2 किरणों के रूप में वो विभक्त होकर बाहर निकलती है, यानी उन 2 किरणों का रिफ्रैक्शन होता है। तो इस तरह से डबल रिफ्रैक्शन से जो 2 किरणें प्राप्त होती हैं उनके नाम ऑप्शन देखते हैं। रिफ्लेक्टेड रेज, परावर्तित किरणें, ये नहीं है। ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, यानी साधारण तथा असाधारण किरणें। बोथ ऑफ एबव, चूंकि बी ऑप्शन करेक्ट है तो इसलिए सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, एंड डी नन एबव, बी ऑप्शन के करेक्ट होने से डी भी इनकरेक्ट हो गया। तो इस तरह से बी है। तो एक किरण को हम ऑर्डिनरी रे कहते हैं जिसको ओ से लिखते हैं, दूसरी किरण को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं, या असाधारण किरण जिसको ई से लिखते हैं। तो ये 2 किरणों के नाम हैं हमारे जो डबल रिफ्रैक्शन से मिलते हैं, यानी द्विअपवर्तन से जो 2 किरणें मिलती हैं उनके नाम ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, साधारण या असाधारण किरण। क्वेश्चन 53, डाइक्रोइज्म इज फिनोमिनन इन व्हिच 2 रेज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी रेज प्रोड्यूस्ड बाय डबल रिफ्रैक्शन आर। डाइक्रोइज्म यानी द्विवर्तता एक घटना है जिसमें द्विअपवर्तन से प्राप्त 2 किरणें, साधारण तथा असाधारण किरणें, ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल से बाहर निकलती हैं। बी ऑप्शन एब्जॉर्ब्ड बाय क्रिस्टल, यानी दोनों किरणें क्रिस्टल द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। या थर्ड ऑप्शन सी, ओनली 1 रे इज एब्जॉर्ब्ड एंड अदर रे कम्स आउट फ्रॉम क्रिस्टल, यानी केवल एक किरण अवशोषित होती है तथा दूसरी किरण बाहर निकलती है। या डी नन ऑफ एबव। तो डाइक्रोइज्म ऐसी फिनोमिना है जिसमें जो हमारी डबल रिफ्रैक्शन से प्राप्त 2 किरणें हैं उनमें से कोई एक रे क्रिस्टल में इंटरनली एब्जॉर्ब हो जाती है और केवल एक रे ही बाहर निकलती है। तो 1 रे का बाहर निकलना डाइक्रोइज्म कहलाता है। और ये जो घटना है इसमें एक रे, यानी डबल रिफ्रैक्शन की ऑर्डिनरी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कोई इनमें से कोई एक रे
क्रिस्टल द्वारा पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ली जाती है या अवशोषित कर ली जाती है। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है। तो ऐसे क्रिस्टल हमारे प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो कि ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में से केवल एक रे को बाहर निकलने देते हैं। ये जो एब्जॉर्ब करने की घटना है, कोई एक रे डबल रिफ्रैक्शन से प्राप्त दो किरणों में से किसी एक को एब्जॉर्ब करना क्रिस्टल द्वारा, यही डाइक्रोइज्म कहलाता है या द्विवर्णता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन IP एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R व्हेन रे इज इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल। यानी जब किसी किरण को ध्रुवण कोण IP पर आपतित की जाती है, तो ये हमारी रे ध्रुवण कोण यानी पोलराइजिंग एंगल IP पर आपतित की गई, तो इस तरह से जो रिफ्लेक्टेड रे मिली, परावर्तित किरण, वो भी हमारी क्या हो गई, ध्रुवित हो गई, प्लेन पोलराइज लाइट मिली। तो ये एंगल हमारा IP हो गया। और जो रिफ्रैक्टेड रे मिली R एंगल पर ये अपवर्तित हुई। तो यहां पूछा जा रहा है, तो परावर्तन कोण IP तथा अपवर्तन कोण के बीच में क्या संबंध होता है। तो IP यानी ये परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण के बीच में क्या संबंध होता है। तो ये जो पोलराइजिंग एंगल है, खास एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसके लिए हमें समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट में मिल रहा है। तो ये देखा गया है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसलिए अगर ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल हमारा 180 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री इसमें से निकाल दिया, तो बचा हुआ एंगल क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। तो इस तरह से IP प्लस R ये 90 डिग्री होता है। तो पोलराइजेशन के केस में हमें ध्रुवण कोण के केस में ध्रुवण कोण प्लस रिफ्रैक्टेड एंगल यानी IP प्लस R ये 90 डिग्री होता है। और इसमें जो खास बात होती है, हमारी जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो पूरी तरह से समतल ध्रुवित होती है, प्लेन पोलराइज लाइट, यानी इसके जो वाइब्रेशंस हैं वो इस कागज के प्लेन के लंबवत हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर के। तो इसलिए हम डॉटेड बना रहे हैं। और ये जो हमारी लाइट मिलेगी यानी अपवर्तित किरण, ये प्लेन पोलराइज नहीं मिलेगी, ये पार्शियली पोलराइज मिलेगी, यानी आंशिक ध्रुवित प्रकाश होता है। ये पार्शियली पोलराइज लाइट हो गई और ये प्लेन पोलराइज लाइट मिल गई, रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ये हमारी सिचुएशन होती है जब हम पोलराइजिंग एंगल पर रे इंसिडेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, व्हिच प्रिंसिपल पोलराइड्स वर्क, यानी पोलराइड किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, वो प्रिंसिपल क्या है। क्या प्रिंसिपल है, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, इस पर नहीं काम करता। रिफ्रैक्शन अपवर्तन, इस पर भी नहीं काम करता। डाइक्रोइज्म द्विवर्णता, इस डाइक्रोइज्म पर ही काम करता है। ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर का नियम, तो ब्रूस्टर्स लॉ पर भी नहीं काम करता पोलराइड। तो पोलराइड हमारे डाइक्रोइज्म शो करते हैं, यानी ये ऐसे क्रिस्टल होते हैं पोलराइड जो कि डबल रिफ्रैक्शन से प्राप्त दो किरणें ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में से किसी एक को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किसी एक को ही वो बाहर निकलने देते हैं। तो जो एक ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में से रे निकलेगी वो पूरी तरह से प्लेन पोलराइज लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। तो इस कारण से पोलराइड पर हम अध्रुवित प्रकाश डालते हैं तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश निकलता है। वो किस फिनोमिना के कारण, डाइक्रोइज्म या द्विवर्णता के कारण। यानी इसमें जो डबल रिफ्रैक्शन यानी द्वि अपवर्तन से प्राप्त दो किरणें हैं ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसमें से कोई एक किरण पोलराइड द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर ली जाती है और एक ही बाहर निकलती है। तो इस कारण से हमें आउटपुट में प्लेन पोलराइज लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, यूज ऑफ पोलराइड, पोलराइड के उपयोग हैं पोलराइड कैमरा बनाने में। सेकंड जो उपयोग है बी, इन स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस यानी प्रतिबल के प्रभावों का अध्ययन करने में। सेकंड ऑप्शन, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर यानी शक्कर की सांद्रता ज्ञात करने में। ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। तो पोलराइड हमारे बहुत ही उपयोगी हैं, इनका उपयोग इन तीनों ऑप्शंस में किया जाता है। पोलराइड कैमरा बनाने में, इन स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, जिसको हम पोलरीमीटर कहते हैं, उस ऑपरेटर से मेजर करते हैं। तो उसमें पोलराइड्स का उपयोग बहुतायत से है। इस कारण से ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57, इफ एक्सिस ऑफ टू पोलराइड मेक एन एंगल 45 डिग्री देन आउटपुट इंटेंसिटी विल बी, नाउ वी टेक I एज इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज लाइट। यानी दो पोलराइडर की अक्षों के बीच कोण
45 डिग्री है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I है। तो इस तरह से हमारा जो अनपोलराइज लाइट है, अध्रुवित प्रकाश, वो एक पोलराइड से गुजरेगा और जो आउटपुट इंटेंसिटी है वो आधी हो गई I/2। और फिर इसके बाद जो दूसरे पोलराइड से हमारा प्रकाश निकलेगा वो मॉलस लॉ से कैलकुलेट होगा, I = I0 cos स्क्वायर थीटा। तो I0 क्या है? यही I/2 और फिर cos थीटा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों पोलराइड्स के एक्सिस के बीच का एंगल है। तो दोनों पोलराइड के बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो इस तरह से यहां पर वैल्यू रखेंगे तो I0 का मान I/2 हो गया, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो I/2 cos 45 की वैल्यू 1/√2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो गया। तो इस तरह से I जो है वो I/4 हो गई। यहां से 1/2 और यहां से 1/2, तो ये 1/4 हो गया। तो ये I जो आउटपुट इंटेंसिटी है ये I/4 हो गया। तो इसको हम I' फार्मूला लिख लेते हैं। I' = यहां पर जो आउटपुट इंटेंसिटी है वो I/4 हो गई। तो I/4 इज करेक्ट ऑप्शन। D = D है I/4, ये करेक्ट ऑप्शन है। यहां ध्यान देने वाली बात है, जब भी अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता दी रहे तो हम पहले पोलराइजर से जो लाइट गुजारेंगे उसकी तीव्रता आधी होकर निकलती है। तो यहां पर प्लेन पोलराइज लाइट मिल जाएगी हमें आधी इंटेंसिटी का I/2, और फिर यह इंटेंसिटी इंसिडेंट होगी हमारे एनालाइजर पर। तो यहां पर जो आउटपुट इंटेंसिटी मिलेगी वो इसके मॉलस लॉ से डिफाइंड होगी, I = I0 cos स्क्वायर थीटा, जहां थीटा दो जो हमारे एनालाइजर पोलराइजर है इनके बीच के एंगल, इनकी एक्सिस के बीच का एंगल 45 डिग्री यहां दिया हुआ है, और I0 हमारा I/2 है। तो इन वैल्यूज को रखने पर I/4 करेक्ट आंसर हमारा मिल गया। 58 क्वेश्चन, इन फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन लाइट सोर्स एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट। फ्रेस्नेल विवर्तन में प्रकाश स्रोत तथा स्क्रीन स्लिट से दूरी पर स्थित होते हैं। तो ऑप्शंस हैं, बोथ आर एट फाइनाइट डिस्टेंस, दोनों निश्चित दूरी पर होते हैं। बी, बोथ आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, दोनों अनंत दूरी पर होते हैं। सी ऑप्शन, बोथ ऑफ एबव, यानी उपरोक्त दोनों। डी ऑप्शन, नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं, ए बी सी में से कोई नहीं। तो फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन में हम जानते हैं जो हमारी स्लिट है उससे स्लिट से सोर्स भी फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा जाता है, सोर्स, और जो स्क्रीन होती है वो भी फाइनाइट डिस्टेंस पर होती है। तो इससे हमारा जो डिफ्रैक्शन मिलता है वो ऑब्जर्व होता है स्क्रीन पर। तो इसलिए दोनों की डिस्टेंस फाइनाइट है। तो ये हमारा जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट है। सोर्स और स्क्रीन दोनों एक निश्चित दूरी पर होते हैं स्लिट से। ये फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन यानी फ्रेस्नेल विवर्तन कहलाता है। फ्रेस्नेल विवर्तन में प्रकाश स्रोत तथा स्क्रीन दोनों स्लिट से निश्चित दूरी पर होते हैं, फाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 उसी तरह का है, इसमें फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पूछा गया है। तो इन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन लाइट सोर्स एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट, यानी फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश स्रोत तथा स्क्रीन स्लिट से दूरी पर स्थित होते हैं। तो फ्रेस्नेल क्लास में फाइनाइट डिस्टेंस पे थे और फ्राउनहोफर क्लास में दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे। तो ये बी ऑप्शन सही है। ये कैसे सही है? तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हम रख नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे, हम एक कन्वर्जिंग लेंस लेंगे यानी उत्तल लेंस। तो इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर हम सोर्स रख देंगे और सोर्स से जो रेज आएंगी वो लेंस पे पड़ने के बाद पैरेलल हो जाएंगी। तो इस तरह से जो रेज आएंगी वो पैरेलल चली जाएंगी। तो ये हमारा सोर्स यहां से देखने पर लगेगा कि अनंत दूरी पर स्थित है। तो इसी तरह से हमारे स्क्रीन साइड में भी यही कर देंगे। तो जो रेज पैरेलल जा रही हैं वो इस लेंस से गुजरकर लेंस के फोकस पर स्क्रीन रख देंगे। तो ये स्क्रीन पर जो किरणें हैं वो फोकस हो जाएंगी और इससे हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा और यहां से देखने से लगेगा कि स्क्रीन अनंत दूरी पर स्थित है। तो इस तरह से सोर्स एंड स्क्रीन बोथ आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, यानी फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश स्रोत और स्लिट
स्क्रीन दोनों स्लिट से अनंत दूरी पर स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, इफ एक्सिस ऑफ टू पोलराइड आर पैरेलल, if axes of two polaroid are parallel, then output intensity will be take I as intensity of unpolarized light। यानी दो पोलराइड की अक्षें एक दूसरे के समांतर हैं तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I है। तो यहां पर दो पोलराइड दिए गए हैं जिनकी बीच एक्सिस के बीच में एंगल 0 है, यानी एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल होंगे तो आउटपुट जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम मिलेगी। चूंकि अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता दी हुई है तो पहले पोलराइड से जो हमारी लाइट गुजरेगी उसकी तीव्रता आधी हो जाएगी I/2, और दूसरे पोलराइड से जब लाइट गुजरेगी तो वो उतनी ही तीव्रता की गुजरेगी I/2 की। अगर हम निकालना चाहें तो I' I0 मॉलस लॉ से हम लगाएंगे cos स्क्वायर थीटा। तो I0 कितनी है? I/2, इंसिडेंट इंटेंसिटी I0 यानी I/2 हो गई। और cos इनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। cos 0 का मान हम जानते हैं 1 होता है, तो I I/2, ये इसलिए I' हो गया। तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आउटपुट इंटेंसिटी पैरेलल पोलराइड के केस में हम I/2 पाएंगे जब हम अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता देने का मतलब है कि यहां पर पोलराइजर में जो हम प्रकाश डालते हैं उसकी तीव्रता दी हुई है। आगे का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 61, ये भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर है। इफ टू पोलराइड्स आर क्रॉस्ड इन पोजीशन देन आउटपुट इंटेंसिटी विल बी टेक I एज इनपुट इंटेंसिटी और अनपोलराइज्ड लाइट इंटेंसिटी। यानी दो पोलराइड की अक्षें एक दूसरे के लंबवत हैं तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम हमारे जो दो पोलराइड हैं इनकी एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक की एक्सिस इस डायरेक्शन में है, दूसरे की एक्सिस इस डायरेक्शन में, तो क्रॉस्ड पोलराइड है। तो क्रॉस्ड पोलराइड में हम इनपुट इंटेंसिटी के बारे में ध्यान नहीं देंगे। I I0 cos स्क्वायर थीटा इस फार्मूले से लगाएंगे। थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री रखेंगे। I0 cos स्क्वायर 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू हम जानते हैं 0 होती है, तो आउटपुट इंटेंसिटी 0। इस तरह से क्रॉस्ड पोलराइड से कोई आउटपुट यानी कोई लाइट आउटपुट में नहीं निकलती। तो ये जो हमारा ए ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो जो क्रॉस्ड पोलराइड से आउटपुट इंटेंसिटी है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता, वो 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, व्हाट इज अनपोलराइज्ड लाइट, यानी अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, क्या है? तो इसमें चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे। लाइट वेक्टर वाइब्रेट्स सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शन, लाइट वेक्टर वाइब्रेट्स सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ लाइट ट्रेवल, यानी विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में सममित रूप से होते हैं। ये सेकंड ऑप्शन, लाइट वेक्टर वाइब्रेट्स सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ लाइट ट्रेवल, यानी विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में असममित रूप से कंपन करते हैं, यानी नॉन यूनिफॉर्म हमारी जो वाइब्रेशंस है नॉन यूनिफॉर्म हो गई। तो पहले केस में सिमेट्रिकल वाइब्रेशंस थे, सममित वाइब्रेशन थे, दूसरे केस में एसिमेट्रिकल वाइब्रेशंस हैं। तो इसमें से हमारा जो अनपोलराइज्ड लाइट है यानी अध्रुवित प्रकाश, उसमें सिमेट्रिकल वाइब्रेशंस होते हैं, जिसके इलेक्ट्रिक वेक्टर यानी विद्युत वेक्टर के या लाइट वेक्टर के। तो जो लाइट वेक्टर है वो प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करता है। इस दिशा में भी, इस दिशा में भी, सभी दिशाओं में समान रूप से लाइट वेक्टर कंपन करेगा, जबकि लाइट के चलने की दिशा इसके परपेंडिकुलर है। तो ये डायरेक्शन हो गई हमारी लाइट के चलने की। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन लाइट के चलने की, इस कागज के यानी पेपर के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो प्रकाश के चलने की दिशा हो गई, और इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन करने की दिशा इस कागज के प्लेन में सभी दिशाओं में समान रूप से है। तो एक सर्किल ट्रेस हो गया। तो सभी दिशाओं में समान रूप से इलेक्ट्रिक वेक्टर यानी लाइट वेक्टर के कंपन है विद्युत वेक्टर के। तो बोथ ऑफ एबव इनकरेक्ट हो गया और नन ऑफ एबव भी इनकरेक्ट हो गया। तो लाइट वेक्टर वाइब्रेट्स सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ लाइट ट्रेवल। तो लाइट वेक्टर या प्रकाश वेक्टर या विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में सममित रूप से होते हैं।
तो इसी तरह का एक क्वेश्चन और है 63। व्हाट इज पोलराइज लाइट, यानी ध्रुवित प्रकाश क्या है? लाइट वेक्टर वाइब्रेट्स सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ लाइट ट्रेवल। विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में सममित रूप से होते हैं। तो ये ऑप्शन पोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट यानी अध्रुवित प्रकाश का था, तो ये ऑप्शन पोलराइज लाइट के लिए नहीं है। तो लाइट वेक्टर वाइब्रेट्स एसिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ लाइट ट्रेवल, यानी विद्युत वेक्टर या लाइट वेक्टर के कंपन प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में असममित रूप से होते हैं। तो इसको हम ध्रुवित यानी पोलराइज लाइट कहते हैं। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। ध्रुवित प्रकाश क्या है? विद्युत वेक्टर या लाइट वेक्टर के कंपन प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में असममित रूप से कंपन करते हैं।